आज हम कन्वेंसिंग के हवाले से पढ़ेंगे कि कन्वेंसिंग क्या है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें शामिल हैं। इससे पहले हम रूल्स ऑफ प्लीडिंग पढ़ रहे थे। हमने जो आपका 3-4 लेक्चर्स पढ़े हैं उसके अंदर हमने ड्राफ्टिंग के हवाले से पढ़ा था कि जो प्लेट्स हैं या फिर रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं उनकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, उनके रूल्स क्या हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ कन्वेंसिंग या फिर कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ कन्वेंसिंग या फिर एक डीड। तो कंपोनेंट पार्ट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कन्वेंसिंग का मतलब क्या है। कन्वेंसिंग का मतलब है एक आम लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ कन्वे करना, ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्ट समथिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये है कन्वेंसिंग। लेकिन यहाँ पर इस हमारी जो लीगल लैंग्वेज है उसके अंदर कन्वेंसिंग का मतलब ये लिया जाएगा कि the act or business of drafting and preparing legal instruments, especially those such as deeds or leases that transfer an interest in real property। इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डीड क्या है? The deed is a written document attested if necessary and delivered. Such instrument purports to form such instruments purports to perform a solemn act with respect to property and forms an authentic record of transaction। ब्लैक्स लॉ के मुताबिक any written instrument that is signed, sealed and delivered that conveys some interest in property। इंस्ट्रूमेंट मीन डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके तहत कोई राइट टू प्रॉपर्टी या फिर कोई प्रॉपर्टी, लैंड, कोई चीज़ वो एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ ट्रांसफ़र हो रही हो, तो उस डॉक्यूमेंट को हम डीड कहेंगे, दस्तावेज़ कहेंगे उसको। तो इस तरह ये है डॉक्यूमेंट या डीड। इसके बाद कन्वेंसिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमने इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डीड्स, जिसके अंदर गिफ्ट डीड शामिल है, विल डीड है, रेंट डीड है, पार्टनरशिप डीड है और इसके अलावा मॉर्गेज डीड है। फिर इसके अंदर और आ जाएगी तो मॉर्गेज के आगे काइंड्स हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म की डीड्स हैं। अब इसके अलावा नोटिस भी हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे डाइवोर्स नोटिस है, वो भी एक डीड की एक किस्म है। तो इस तरह ये इसकी मुख्तलिफ काइंड्स हैं। अब इसकी लैंग्वेज के हवाले से देखते हैं कि इसकी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए। ये एक जनरल एक कस्टमरी तौर पर इसको फॉलो किया जाता है, जो हम रूटीन में लिखते हैं डीड्स उसके अंदर। अब इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन आता होता है कि एक्सप्लेन दी कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ डीड। कंपोनेंट पार्ट्स मीन नेसेसरी पार्ट्स या इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ डीड। तो कंपोनेंट पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था, हमने लिखी भी थी डीड्स कि इसके अंदर स्टार्ट में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। हम स्टार्ट में टाइटल देते थे डीड का, जो भी डीड होती थी, गिफ्ट डीड है या फिर रेंट डीड है, पार्टनरशिप डीड है, एक टाइटल होता था। उसके बाद फिर उसकी डीड की एग्जीक्यूशन यानी कि डेट कब वो डीड डीड ड्रॉ की गई, राइटिंग फॉर्म में लेके आए इसको। उसके बाद फिर पार्टीज़ और पार्टीज़ की नेम, उनकी डिस्क्रिप्शन और फिर उसके बाद जो एग्रीमेंट होता था दोनों के दरमियान वो आ जाता था। और फिर जो कंडीशंस होती थी या फिर दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो जो शराइत थी वो लिखी जाती थी। फिर उसके बाद दोनों पार्टीज़ जो थी वो अपनी उस शराइत को, उस एग्रीमेंट को टेस्ट करते थे
और फिर उसके अंदर विटनेसेस आ जाते थे। ये सारी मुकम्मल तौर पर एक डीड बन जाती है। अब वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड। डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड के अंदर जब एक हम टाइटल देते हैं कि डीड ऑफ गिफ्ट या फिर डीड ऑफ विल, जो हम स्टार्ट में सबसे पहले ऊपर एक टाइटल देते हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड कहते हैं। तो ये नॉर्मली या कस्टमरली तौर पर इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, द डीड ऑफ विल या फिर डीड ऑफ गिफ्ट। ये कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड्स लिखे जाते हैं उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड। उसके बाद डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर हम लिखते थे कि दिस डीड इज रिटन ऑन सो एंड सो डेट। तो वो जो डेट मेंशन की जाती थी उसके अंदर वर्ड्स के अंदर हम यूजुअली लिखते थे। अगर उर्दू में है तो उर्दू के अल्फाज लिखते थे और इंग्लिश में है तो फिर इंग्लिश वर्ड्स के अंदर उसको लिखा जाता था। जैसे अगर आज की डेट में अगर कोई डेट लिखी जाएगी तो हम ये लिखेंगे ऑन 3rd day of June 2020। ये जो वर्ड्स आएंगे इनको कहते हैं डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। नंबर 3 पे नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं डीड की उसको हम लिखते हैं कि जो पार्टी है, अगर एक गिफ्ट डीड है तो फिर डोनर का नाम लिखा जाता था, डोनी का नाम लिखा जाता है। तो इन दोनों पार्टीज को, पार्टीज उनकी पेरेंट के नाम से, फिर उनकी कास्ट, उनकी रेजिडेंस, जो मुकम्मल एक डिटेल है नाम और पते की तफसीलात हैं वो उसके अंदर मेंशन की जाती थी। तो उसको कहते हैं नेम्स एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पार्टीज। नेक्स्ट है रिसाइटल्स। रिसाइटल्स दो तरह के होते हैं, एक है नैरेटिव रिसाइटल्स, दूसरा है इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। नैरेटिव रिसाइटल्स के अंदर ये है कि आप जब एक डीड लिख रहे हैं तो कोई राइट है, किसी जायदाद को बेच रहे हैं या फिर कोई गिफ्ट कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी को, तो वो जो बंदा बेच रहा है, जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, वो उसकी उसकी पास्ट हिस्ट्री बताता है उस प्रॉपर्टी के हवाले से। ये प्रॉपर्टी जो है ये इस तरह उसकी जो टाइटलशिप है वो उसके नाम पे हुई, वो प्रॉपर्टी का ओनर कैसे बना और उसका जो टाइटल है वो किस तरह हासिल किया उसने, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, कौन सा उसका रिकॉर्ड है, कौन सा खाता नंबर है जहाँ पे वो दर्ज हुआ है, वो सारी डिटेल उसके अंदर बयान की जाएगी। उसको कहते हैं नैरेटिव रिसाइटल्स। उसके बाद इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स है। इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स के अंदर लिखा जाएगा कि उस डीड को लिखने का या उस ट्रांजैक्शन को करने का मोटिव क्या है। जो मोटिव हम लिखते हैं कि ये जो डीड है ये एक एग्रीमेंट के तहत की जा रही है, इससे किसी पार्टी को पैसे मिलेंगे, दूसरी पार्टी को वो प्रॉपर्टी मिलेगी, वो जो मोटिव होगा उसको हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी रिसाइटल्स। उसके बाद ये नॉर्मली वेयर एज, जब वेयर एज का वर्ड हम यूज करते हैं तो वो उसका मतलब है ये रिसाइटल्स है। कोई पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले हम वेयर एज कैपिटल वर्ड्स, कैपिटल लेटर्स के अंदर ये लिखते हैं तो उसको हम रिसाइटल्स कहते हैं। उसके बाद है टेस्टेटम। टेस्टेटम ये विटनेसिंग क्लॉज है। टेस्टेटम के अंदर विटनेसिंग क्लॉज है जिसके अंदर हम ये स्टार्ट करते थे कि नाउ दिस डीड विटनेस एज अंडर। ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं इसको कहते हैं टेस्टेटम। नाउ दिस डीड विटनेस एज अंडर, ये वाला जो पार्ट है डीड का टेस्टेटम, ये ऑपरेटिव पार्ट से पहले आता है। ऑपरेटिव पार्ट जब हम एक
लिखते थे ये पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले, नाउ दिस डीड विटनेस्ड एज अंडर, फिर उसके बाद उसकी डिटेल बताते थे, उसके डिफरेंट पैराज लिखते थे, उसके अंदर फिर उसको विटनेस करते थे, यानी कि वो जो डीड लिखने वाला है, वो जो फ्रीक है, वो अपनी गवाही देता है कि वो क्या क्या शराइत के ऊपर वो प्रॉपर्टी को या उस राइट को ट्रांसफर कर रहा है। फिर उसके बाद कंसिडरेशन आ जाती है। तो कंसिडरेशन के अंदर भी अगर वो प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो कितने पैसों में, कितनी रकम के साथ सेल हो रही है, तो वो सारी डिटेल जो होगी, वो जो उसकी कंसिडरेशन होगी दोनों फ्रीकैन की तरफ से, अगर प्रॉपर्टी है तो उसके कितने पैसे होंगे या प्रॉपर्टी कितनी होगी, और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ से कोई और है, कोई राइट है, तो वो राइट कितना है और उसकी क्या है, दूसरे शख्स को उसकी कंसिडरेशन क्या मिल रही है, दोनों का जिक्र जरूरी करेंगे। अब इसके बाद आ जाता है ऑपरेटिव वर्ड्स। ऑपरेटिव वर्ड्स के अंदर जो राइट ट्रांसफर हो रहा है वो किस हद तक ट्रांसफर हो रहा है, और जो राइट जिस पार्टी को वो राइट दिया जा रहा है, उस पार्टी के पास कितना राइट उसको मिल रहा है। और इसके हवाले से कि वो जो राइट है, वो पार्टी जो है, वो जो फ्रीक है, एक राइट किसी दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, वो किस हैसियत में कर रहा है, वॉलंटरली कर रहा है, विदाउट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें वो मेंशन करेगा। तो इसके अंदर ये ऑपरेटिव वर्ड्स आ जाएंगे, इन अल्फाज को वो लिखेगा कि जो प्रॉपर्टी है या जो राइट है वो जो दे रहा है वो बिला ताबे नाजायज़ है, और फिर इसके अंदर उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, फिर फ्री विल है, ये सारे वर्ड्स यूज़ करेंगे। और फिर कितना उसको राइट है, राइट हो रहा है, अब उससे कौन सा राइट उसको मिलेगा दूसरे फ्री को, वो राइट भी लिखा जाएगा। तो ये ऑपरेटिव वर्ड्स आ जाएगा। इसके बाद है पार्सल्स। पार्सल्स के अंदर जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, जितना उसका हिस्सा है, स्पेसिफिक हिस्सा जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसकी डिटेल देनी है कि प्रॉपर्टी है, अगर कोई शख्स है वो कोई रास्ता देना चाह रहा है अपनी प्रॉपर्टी में से किसी को सेल करना चाह रहा है, रास्ते का कोई हक देना चाह रहा है, तो वो जो रास्ता है स्पेसिफिक उसकी मेजरमेंट करके कि कितने फीट होगा वो रास्ता, और उसकी चौड़ाई कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी, ये सारी डिटेल जो वो डीड के अंदर लिखेगा, तो वो उसको कहेंगे पार्सल्स है। वो जो पार्ट उसका होगा उसको कहते हैं पार्सल्स। और ये ऑपरेटिव वर्ड्स के बाद आता है। फिर आ गया एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस। एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस, अब डीड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं कि जो अगर राइट ऑफ वे है तो उसके अंदर वो कंडीशंस लगा देता है जिसकी प्रॉपर्टी है, कि क्या क्या चीज़ें या कौन सा रास्ता वो इस्तेमाल नहीं कर सकता दूसरा फ्रीक, या फिर रेजर्वेशंस क्या क्या हैं, कौन सी चीज़ है जो वो उसको हक नहीं है दूसरे फ्रीक को उसको इस्तेमाल करने का। उसको एन एक्सेप्शन इज समथिंग इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर विच इफ नॉट एक्सप्रेसली एक्सेप्टेड would pass with property as described in the parcels such as mineral। एक्सेप्शन का मतलब है कि वो क्लियरली बताएगा कि जो शख्स अपनी कोई चीज़ दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसमें से कौन सा हिस्सा वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहा या नहीं करना चाहता, तो वो स्पेसिफिकली उसके अंदर लिखेगा। अगर तो वो नहीं लिखता तो सारी के सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर वो मेंशन कर देता है तो वो फिर एक्सेप्शंस में आ जाएगा कि ये हिस्सा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा जो उसने लिखा है वो ट्रांसफ़र हुआ है। इसी तरह रिजर्वेशन के हवाले से, अ रिजर्वेशन इज समथिंग नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफर बट इज न्यूली क्रिएटेड बाय द ग्रांट सच एज राइट ऑफ वे रिजर्व्ड बाय द वेंडर ऑफ द लैंड ट्रांसफर। रिजर्वेशन के अंदर ये है कि अगर एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहा है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो चाहता है कि उसको एक रास्ता मिल जाए कहीं आने जाने के लिए उस प्रॉपर्टी में से गुजरने का, तो वो उस प्रॉपर्टी को सेल करते हुए वो रास्ता कहता है
कहता है कि ये मैं रिजर्व करता हूँ अपने लिए, ये मैं सेल नहीं कर रहा हूँ। तो इस सूरत के अंदर वो रास्ता वो अपना रिटेन करेगा और फिर उसको वो आगे ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो उसको कहते हैं रेजर्वेशंस, कि वो प्रॉपर्टी वो उसने सेल कर दी है, उस वो जो रास्ता है वो अपने पास उसने रख लिया, अपने इस्तेमाल के लिए रख लिया है उसमें से। नेक्स्ट है हाबेंडम। हाबेंडम, its purpose is to name again the transferee and to define the state and the amount of interest taken by the transferee। अब यहाँ पर यह है कि दोबारा से सारी बात का जिक्र किया जाएगा, जो ट्रांसफरी है उसका नाम दिया जाएगा और फिर वो बताएगा कि कितना राइट उसने आगे ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफरी को जितना राइट मुंतकिल हुआ है वो मेंशन किया जाएगा। यानी कि ये जब टू हैव एंड टू होल्ड, जब यहाँ से कोई लाइन स्टार्ट होगी किसी डीड के अंदर, तो उसका मतलब है कि ये पार्ट, इसका नाम है हाबेंडम, HABENDUM, हाबेंडम। फिर इसके बाद कॉविनेंट्स है। कॉविनेंट्स एग्रीमेंट को कहते हैं कि एग्रीमेंट क्या हुआ है, वो किस एग्रीमेंट के तहत कोई चीज़ आगे ट्रांसफ़र की जा रही है, वो सारे का सारा एग्रीमेंट उसका हवाला दे दिया जाएगा, लेकिन उसकी ज़्यादा डिटेल नहीं दी जाएगी कि ये कब एग्रीमेंट हुआ था। एक तो ये डीड बन रही है और इसके अंदर फिर एक एग्रीमेंट हो रहा है, कोई वादा वईद हो रहा है एक दूसरे के साथ, वो कॉवेनेंट के अंदर आ जाएंगे। उसके बाद फिर टेस्टिमोनियम है। टेस्टिमोनियम कि जिसके अंदर एक सर्टिफिकेट होता था, जबकि सर्टिफिकेट सर्टिफाई किया जाता है, तो ये जो डीड लिखने वाला शख्स है वो इस अपनी सारी बात को टेस्टिफाई कर रहा है और इसकी तस्दीक कर रहा है कि वो उसने अपने होशो हवास में लिखी है ये डीड, और फिर वो अपनी ये मौजूदगी ज़ाहिर करता है कि मैंने ये जो डीड लिखी है इन विटनेसेस की मौजूदगी में लिखी है। उसके बाद फिर अटेस्टेशन है। अटेस्टेशन के अंदर विटनेसेस उसको सिग्नेचर करते हैं, साइन करते हैं उसके ऊपर और फिर उसको तस्दीक करते हैं उसकी, और उनकी मौजूदगी में उसको तस्दीक की जाती है, तो ये अटेस्टेशन में आ जाएगा। अब एक डीड है वो हम देखते हैं उसके अंदर ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये कहाँ कहाँ इनको अप्लाई किया जाता है और किस जगह पे कौन सा पार्ट इसका आता है वो देख लेते हैं। ये एक डीड है ग्रांट ऑफ राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे है जो एक पार्टी है वो किसी को देना चाहती है किसी कंसिडरेशन के एवज, अपनी प्रॉपर्टी में से राइट दे रही है पर पार्टी एक दूसरी पार्टी को। तो उसके अंदर देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्रांट ऑफ राइट ऑफ वे जो टाइटल है मेन कैपिटल लेटर्स के अंदर, ये हो गया उसके डिस्क्रिप्शन ऑफ द डीड, ग्रांट ऑफ राइट ऑफ वे। उसके बाद दिस डीड इज मेड ऑन दिस 3rd day of June 2020। ये वर्ड्स में लिखते हैं, इसको कहते हैं डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। फिर आगे बिटवीन ए बी और आगे उसका एड्रेस आ जाता है। फिर आफ्टर कार्ड द ग्रांटर, ए बी एक पर्सन है, पार्टी है एक, और उसका आगे नेम है, सारी उसकी डिस्क्रिप्शन है, पर्टिकुलर्स हैं, कहाँ का वो रहने वाला है, सारी डिटेल आ जाएगी। और ये उसके बाद भी ऑफ द वन पार्ट एंड सी डी, ये दूसरी पार्टी है, उसके आगे फिर सन ऑफ, कास्ट, रेजिडेंट ऑफ, ये सारी डिटेल देने के बाद उसको कहेंगे हेयर आफ्टर विल बी कार्ड एज ग्रांटी, यानी कि जब आगे चल के इनका नाम लेंगे, इनका हवाला देंगे, तो फिर ग्रांटर और ग्रांटी के नाम से इनको लिखेंगे। ऑफ दी अदर पार्ट, अब ये जो पार्ट हम या ये पोर्शन जब हमने लिख लिया है पार्टीज का, ये फिर पार्टीज टू डीड इनको कहते हैं। इस हिस्से का जो नाम है, इसका नाम है पार्टीज टू डीड, ये पार्टीज ऑफ डीड। नेक्स्ट, वेयर एज
The grantor is the owner and is in possession of a plot of land situated at Okada and entered in municipal papers as number so and so on the plan नक्शा जिसको कहते हैं एंड नेक्स्ट हेयर टू। अब जो जो नक्शा है उस प्लॉट का, उसमें से जो वो राइट ऑफ वे दे रहा है वो साथ उसने उस डीड के साथ लगाया हुआ है, उसकी वो डिटेल बता रहा है कि वो कैसे उसका मालिक बना है और फिर किन कागजात के तहत वो उसको टाइटल मिला है या क्लेम कर रहा है, वो सारी डिटेल में आएंगे। एंड दे कलर्ड इन ब्लू on the north of which plot runs a public road commonly known as, उस रोड का नेम बता दिया, जना रोड या कोई और रोड, तो इस तरह करके वो डिटेल बता रहा है। The grantor has agreed with the grantee in consideration of the sum of rupees 5 lakh to grant to the grantee the right of way hereinafter mentioned। अब ये जो डिटेल अब बयान की गई है ऊपर, इसको कहते हैं रिसाइटल्स। इतनी जो डिटेल ऊपर बयान की है इसको कहते हैं रिसाइटल्स। इसके अंदर दोनों तरह के रिसाइटल्स हैं, इंट्रोडक्टरी भी और नैरेटिव भी। अब नेक्स्ट, नाउ दिस डीड विटनेसेस दैट इन पर्सनस ऑफ द सेड एग्रीमेंट एंड इन कंसिडरेशन ऑफ द सम ऑफ रुपीज जो हमने ऊपर मेंशन किए थे, वो कंसिडरेशन पेड बाय द ग्रांटी टू द ग्रांटर, द रिसीट ऑफ विच द ग्रांटर हियर बाय एक्नॉलेजेस। इतनी जो बात ऊपर बयान हो चुकी है, ये जो ऊपर मेंशन हो चुका है डिटेल में, ये जो ऊपर मेंशन हो चुका है डिटेल के अंदर, इसको कहते हैं टेस्टेटम और कंसिडरेशन। ये दोनों पार्ट्स जो हैं इस ऊपर वाले ये पैराग्राफ के अंदर मेंशन किए गए। द ग्रांटर hereby grants to the grantee full and free right and liberty The grantor hereby grants to the grantee full and free right and liberty for him and his successors in title, owners of the land adjacent to the grantors, to pass and repass with or without carts, carriages or cattle। अब ये जो इतना वो राइट डिक्लेयर कर रहा है कि वो उसको आज़ादाना तौर पर मूव कर सकता है, खुद भी जा सकता है, कोई अगर वहाँ से कोई और कोई चीज़ गुजारनी है वो भी गुजार सकता है, इसको कहते हैं ऑपरेटिव वर्ड्स। ये जो पार्ट अभी हमने पढ़ा है ये है ऑपरेटिव वर्ड्स। नेक्स्ट, ओवर द ब्लू लैंड शोन ऑन द प्लान along a path 2 feet 3 feet जितना भी पाथ वो देना चाह रहा है, वाइट बिटवीन द पॉइंट्स मार्क एक्स एंड वाई ऑन द सेट प्लान। अब ये जो पाथ की डिस्क्रिप्शन दी है उसने डिटेल बयान की है, ये आ जाएगा पार्सल्स में। तो जो स्पेसिफिक पाथ वो जो दे रहा है रास्ता, उसको उसकी डिटेल को पार्सल्स कहेंगे। टू होल्ड द सेम टू द ग्रांटी एंड हिज सक्सेसर्स इन टाइटल as pertinent to the land of the grantee। अब टू होल्ड या टू हैव ये आ जाएगा हबेंडम में। It is further agreed by these presents that the right of way hereby granted by the grantor to the grantee and his successors in interest shall be absolute, never to be interfered with by the grantor, his successors or assigns। अब फुल एंड एब्सोल्यूट राइट वो दे रहा है
ग्रांटी को, इस पार्ट को कहेंगे कविनेंट, COVENANT, कविनेंट। Provided always that it shall be lawful for the grantor and his successors in title to place and keep gates at the points X and Y marked on the said plan, to keep them open with when required for the exercise of right hereby granted। अब ये ग्रांटर को वो अपने पास कुछ राइट रिजर्व कर रहा है और फिर कह रहा है कि उसको इतना हक हासिल होगा कि वो गेट्स अपने नस्ब कर सकेगा वहां पर, तो वो उस एरिया को वो एक्सेप्शन में भी लेके आ रहा है, वो एरिया वो उसको ट्रांसफर नहीं होगा, वो चीज उसको राइट हासिल होगा उसका उस ग्रांटर को। तो इस पार्ट को हम एक्सेप्शंस कहेंगे, जहाँ पे वो अपने लिए वो चीज एक्सेप्ट कर रहा है, रख रहा है, वो जो पाथ उसको नहीं दे रहा। नेक्स्ट है साइंड एट लाहौर या उकाड़ा दिस 3rd day ऑफ जून। ये साइंड एट जहाँ पे वो सिग्नेचर कर रहा है अपने, इसको कहते हैं टेस्टिमोनियम। जो ग्रांटर है वो साइन कर रहा है उस मुकाम के ऊपर और उस तारीख में, तो उसको टेस्टिमोनियम कहेंगे। आगे साइंड एंड डिलीवर्ड बाय द सेड AB in the presence of so and so witnesses, signed and delivered by the said AB in this presence of, जब witnesses का जिक्र करेंगे उनकी मौजूदगी के अंदर उसने साइन कर दिए और उसके हवाले कर दी वो प्रॉपर्टी और उसको डीड जो है वो जो जायदाद है राइट है उसके हवाले कर दिया है वो गवाहान की मौजूदगी में, तो वो पार्ट जो होगा ये लास्ट वाला, इसको कहते हैं अटेस्टेशन। ये पार्ट थे इसके किसी भी डीड को लिखने के लिए। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है। इसमें से अगर ऑब्जेक्टिव टाइप पे क्वेश्चन आएगा तो फिर पूछा जा सकता है कि टेस्टेटिव क्या है, या फिर उसके बाद पार्सल्स किसको कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें। सर क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी मतलब कि पहले हमें सारे ये प्रिकॉशंस जो हैं कन्वेंसिंग के ये पढ़ाए हैं, उसके बाद मतलब कि एक डीड आई है, डीड जो आपने अभी हम हमारे साथ डिस्कस की, उसामाबाद अगर ये हमें जी सर उसामाबाद का सर, अगर ये डीड हमें ऑन स्क्रीन मिल जाए या वैसे मतलब कि अभी हमारे पास तो नहीं है ये डीड ऑफ पे, हम 2-3 गाइड्स पढ़ी हैं उसमें भी हमने सर्च किया, तो फिर पूरा जब डेमो आएगा ना हमारे पास तो क्लियर हो जाएगा फिर। ठीक है, वो भी आपको मैं दे दूंगा। थैंक यू सर। तो मतलब उसके ऊपर मेंशन जैसे आपने मतलब कि इसी तरह सेपरेट हमें क्लियर करवाया ना, मतलब कि ऑपरेटिव वर्ड्स हैं और पार्सल्स हैं, कोविनेंट्स हैं और टेस्टिमोनियम, मतलब कि ये सब उन चीज़ों के साथ जो है ना अलग से मेंशन किए हो तो हमें बिल्कुल इजीली क्लियर हो। हाँ जी, तो इसी तरह जैसे मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया है, इसी की एक कॉपी या फिर मैं इसको इसी तरह आप तक ये पहुंचा दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ ग्रुप में, वो आप इजीली यस सर, इसी ग्रुप में बेशक सेंड कर दीजिएगा, वो हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक। इसके अलावा कन्वेंसिंग के हवाले से कोई और क्वेश्चन है? अब थोड़ा सा ये इसमें मद्देनजर रखें कि जो कन्वेंसिंग है वो होती है आउट ऑफ कोर्ट। जब इसकी ड्राफ्टिंग की जाती है वो आउट ऑफ कोर्ट है। इसका मकसद ये नहीं होता कि ये हम अदालत में ज़रूरी तौर पर अदालत में दायर करने के लिए ये लिख रहे हैं, बल्कि ये पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। वो कोई चीज़ ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसमें कोई डिस्प्यूट तो अभी आया नहीं होता। मकसद इसका इंटेंशन को, जो पार्टीज की इंटेंशन होती है वो उनको रिकॉर्ड के ऊपर लेके आना होता है, यानी कि कोई डीड लिखने का मकसद ये होता है। लेकिन इससे ऑपोजिट जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसकी प्लीडिंग के हवाले से, वो प्लीडिंग जो है वो कोर्ट में जाने के लिए होती है। ये इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कन्वेंसिंग के अंदर और प्लीडिंग के अंदर। मैं खा लूं। और क्वेश्चन की
थैंक यू।